हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब किस एग्ज़ाम की तैयारी आप झारखंड में कर रहे हैं वो आप अपना तय कर चुके होंगे। लौट के बुद्धू घर को आए, ये वाला हाल आज ये वीडियो शूट करते हुए हमको लग रहा है। बहुत ही उत्साह के साथ पहले हम वीडियो बनाते थे, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठे, फिर एग्ज़ाम देने के बाद क्या हाल हुआ। एक एग्ज़ाम जो एक पेपर हुआ उसका क्या हाल हुआ वो तो सभी जानते हैं। 28 को जो एग्ज़ाम था, 31 तारीख को फिर क्या हुआ वो सब जानता है। फिर आगे चल के ऐसा सुन रहे हैं कि फिर एग्ज़ाम हो सकता है इलेक्शन के बाद करवाया जाएगा। तो अगर होगा तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी तैयारी क्या करनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना कम से कम अभी लैंग्वेज पेपर जो है खोटा, उससे पेपर में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो तो बहुत आसान था, एकदम हलवा टाइप था। ठीक है, बहुत बच्चे 97, 98, 99 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर करके आए हैं। कुछ बच्चे तो 100 में 100 मार के आए हैं, ऐसा पेपर ही था। तो ये अच्छी बात है, तैयारी इतना अच्छा था। तो आज से हम लोग फिर से अपना खोटा की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए नहीं रहेगा, और भी जो बाकी एग्ज़ाम हैं, अब कौन कौन एग्ज़ाम है वो तो पता नहीं है हमको, लेकिन क्योंकि कितना एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हम लोग सब जान रहे हैं, और एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, रिजल्ट में क्या हो रहा है वो भी सब पता ही है। तो जो जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, अगर उसमें सब्जेक्ट आपका खोटा है तो खोटा व्याकरण का सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिदिन एक एक व्याकरण का चैप्टर हम लोग करते जाएंगे, और इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि खोटा में टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है। खोटा शब्दावली किस प्रकार का होता है वो आप लोग को पता है, उसको लिखने में मेहनत लगता है, इसलिए हिंदी में हम करेंगे ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी टाइप हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को आंसर भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी मिले। ठीक है, इस वीडियो में रहेगा तो 15 से 20 या 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस 25 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते समय हम लोग कई खोटा के जो भी टॉपिक उठाएंगे, जैसे आज का टॉपिक वर्ण परिचय है, तो वर्ण से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए, अब इतने दिन के बाद बना रहे थे इसलिए इतना हम बोल दिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मेरे वीडियो का तो सीधा बात, नो बकवास, मेन थीम यही रहता है। तो आज का पहला प्रश्न लेकर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा जेएसएससी का, सीजीएल का, और फिर आगे हम लोग को एग्ज़ाम फेयर तरीके से होगा। कैंसिल करवाने का कोई आगे इस तरह का कोई बात ना हो, कोई मौका ना आए कि एग्ज़ाम को फिर से कैंसिल करवाना पड़े। फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, सबके मेहनत का फल मिले, नौकरी मिले। इसी उम्मीद के साथ श्री गणेशाय नमः कहते हुए हम लोग आज होलिका के दिन जो पुराना जो भी था उसको जलाते हुए नए तरीके से, नए उम्मीद के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भाषा के में व्यवहार होने वाली ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप जो भाषा में व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो लिखते समय हम लोग इस तरह से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क, ख, अ। तो ये सब क्या कहलाता है, तो ये सब जो है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब वर्ण हम लोग जानते ही हैं, वर्ण को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन कहते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के रूप में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं खोटा के अनुसार। खोटा में स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 8 भेद होते हैं। 8 स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अब ये 8 संख्या कौन कौन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अ होगा, अ, आ, ई, ठीक है, उ, ए, ओ। टोटल काउंट कीजिए कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही आठों जो है वो स्वर वर्ण होता है। अब स्वर वर्ण को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं। अब इसमें से कौन कौन है जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, तो एक हो गया अ, दूसरा हो गया छोटी ई, उसके बाद हो गया उ। तो अ, ई और उ ये जो है वो ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, और बाकी जो बच गया आ, उ, ए और ओ, ये सभी जो है वो दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल है। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे।
तो खोठा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या 8 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण खोठा में नहीं होता है? हिंदी के कौन कौन से स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण खोठा में नहीं होता है? तो री जो है उसका उच्चारण नहीं करते हैं, री का उच्चारण नहीं करते हैं। उसके बाद बड़ी जो ए हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद औ का उच्चारण भी, ये जो चंद्र बिंदु दे दिए हैं तो औ का, ये औ है, ये वाला औ से औरत, तो औ का उच्चारण भी खोठा में नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो री, ए और औ इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। औ के लिए खोठा में क्या लिखते हैं? जो औ है इसके लिए खोठा में क्या लिखा जाता है? तो औ के लिए खोठा में लिखा जाता है औ। क्या लिखते हैं? अ उ। औ के लिए खोठा में औ का उच्चारण किया जाता है। जैसे अगर हम लोग को कौवा लिखना है, कौवा, तो कौवा को हम लोग हिंदी में कौवा लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग को इसी को लिखना है किसमें? खोठा में, तो इसको कौवा लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना होगा? कौवा, ठीक है। तो औ के लिए हम लोग क्या किए? औ का उच्चारण किए, तो कौ हो गया कौ, और आ के लिए वा का उच्चारण कौवा, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ छूट गया था कि खोठा में ए के स्थान पे क्या होता है? तो ये ए है, इसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं? तो ए का प्रयोग भी आप देखे थे कि नहीं होता है, तो ए के स्थान पे हम लोग ऐ का प्रयोग करते हैं, ऐ, ठीक है। ए के स्थान पे क्या करते हैं? ऐ। जैसे अगर आप लिख रहे हैं मैदा, ये होगा ऐकार, तो मैदा लिख रहे हैं तो उसके आपको लिखना पड़ेगा मैदा, ठीक है। अगर मैदान लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा मैदान। थैला लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा थैला, थैला को क्या लिखेंगे? थैला। तो इस प्रकार से होए कि ऐ का उच्चारण ऐ में बदल जाता है। आगे चलते हैं री। री के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? ये जो री है, तो ये जो री है इसका उच्चारण भी अगर नहीं करते हैं तो इसके जगह पे क्या किया जाता है? इसके जगह पे खोठा में री बड़ी मात्रा लगा करके और छोटी मात्रा लगा करके हम लोग करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो री के लिए र में ई कार की मात्रा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि ई और उ का प्रयोग शब्द के मध्य में हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर ई और उ का प्रयोग शब्द के मध्य में हो तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग बोलेंगे राइत, यहाँ देखिए ई का प्रयोग आया है बीच में, ठीक है, राइत हो गया। जैसे हम लोग बोलेंगे साधु को हम लोग साउध बोलते हैं, साउध, साधु को क्या बोलते हैं? तो साउथ कहा जाता है, ठीक है। तो एक राइट से समझिए, राइट, तो अगर राइट है तो ई बीच में आया तो इसे क्या बोलते हैं? तो अगर देखिए बीच में अगर स्वर वर्ण आता है, ठीक है, बीच में शब्द के बीच में अगर स्वर वर्ण आए तो उसे मध्य स्वरागम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य स्वरागम, ठीक है। तो मध्य स्वरागम क्या है कि अगर बीच में स्वर वर्ण आए तो उसे मध्य स्वरागम कहा जाता है। जैसे चाल को हम लोग चाइल लिखते हैं, तो हर चाइल चलन ठीक न खो बोलते हैं, तो यहाँ पे भी आया बीच में तो उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे, तो मध्य स्वरागम कहा जाता है जब स्वर वर्ण जो है वो बीच में आए। खोठा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? अब इसमें देखिए अलग अलग प्रकार से विभेद भी है, इसमें मताभेद है। क्या है? कुछ लोग इसमें 29 मारते हैं, कुछ लोग 31 कहते हैं, कुछ लोग 35 कहते हैं। अब ये तीनों का तीनों सही है, लेकिन कैसे? तो इस प्रकार से ये सही है कि अगर मूल स्वर पूछा जाएगा कि खोठा में मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो वो बोलेंगे 29। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक होता है ड़ और एक होता है ढ, इसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो 29 और 2 हो जाएगा 31। तो कुल मिला के स्वरों की संख्या कितनी है? तो खोठा में 31 है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि खोठा का कुछ अपना स्वर भी होता है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं लह, है कि नहीं, मह, फिर रह, इस प्रकार से होता है। तो ये जो स्वर होते हैं लह, रह, मह, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कि लह, मह, रह, ये सब जो होता है, तो और एक होता है नह, ठीक है, लह, मह, रह और नह, तो ये जो चार होते हैं ये खोठा के अपना स्वर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग सिर्फ खोठा में ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन खोठा का अपन स्वर हके?
तो ये हो जाएगा लह, मह, रह और नह। तो इसका प्रयोग जो होता है वो अगर जोड़ दिया जाए तो कुल हो जाएगा 35 स्वर वर्ण की संख्या। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। कि खोठा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 31, और यही दिया रहेगा कि खोठा में मूल स्वर कितना है, तो बोलेंगे 29। ठीक है, आगे चलते हैं कि त्र का प्रयोग खोठा में किस प्रकार किया जाता है। तो ये जो त्र है, हिंदी में तो त्र से त्रिभुज लिख देते हैं, त्र से त्रिशूल लिख देते हैं, लेकिन खोठा में त्र का प्रयोग नहीं होता है। तो त्र की जगह पे खोठा में त र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चल, जैसे अगर हमको पत्र लिखना है, पत्र, तो खोठा में पत्र को लिखेंगे पत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं कि अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प प्राण में देखिए वे वर्ण आएंगे जो जैसे क ख ग घ है, अल्प प्राण महाप्राण ये जो है ये व्यंजन वर्ण का है। ठीक है, और स्वर वर्ण भी इसमें आते हैं, लेकिन कौन कौन से आएंगे। तो इसमें अल्प प्राण में देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। कौन कौन, पहला, तीसरा और पांचवा। अब पहला, तीसरा, पांचवा कौन है, जैसे क वर्ग के अंदर हम देखें तो पहला क हो गया, तीसरा में ग हो गया और पांचवा में अंग हो गया। तो ये क ग अंग जो है वो हो जाएगा अल्प प्राण में। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ च हो गया, ज हो गया और इय, ये सभी हो गए अल्प प्राण में। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण के अंदर आता है। कौन कौन, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण कौन होता है। तो महाप्राण पहचान, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण में ही कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण में अगर कंफ्यूजन है तो इसका दूर करने का एक, दोनों में से कोई एक याद रखेंगे तो हम लोग दोनों पे याद हो जाएगा। तो पहला इसका याद रखने का तरीका ये है कि महाप्राण वाला जो भी है, जैसे हम इंग्लिश में जब कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे क लिखना है तो इंग्लिश में के से क होता है, और ख लिखना है तो ख का उच्चारण हो जाता है के एच से ख होता है। तो जिसके अंत में ये एच लग जाए वो महाप्राण के अंदर आएगा। जिसके अंत में, जैसे हमको ठ लिखना है तो ठ लिखना है तो टी एच से ठ होता है, एच लग गया, यानी ये जो ठ है वो किस में होगा, महाप्राण में होगा। ख है किस में होगा, महाप्राण में होगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो महाप्राण ऐसे याद रखना है अगर आपको, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। और पहचानने के लिए अगर ट्रिक से याद रखना है तो जिसके हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर इंग्लिश में लिखने में उसमें एच जुड़ा हुआ रहेगा तो वो महाप्राण के अंदर आ जाएगा। अब पूछेगा कि ह क्या है सर, अल्प प्राण की महाप्राण। तो ह तो डायरेक्ट एच लिखते हैं, तो ये हो गया महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, अगर इसको और कैटेगरी में दिया रहेगा और डीप जा करके दिया रहेगा, इतना डीप तो पूछता नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा हो और अगर बढ़ाना चाहे तो डीप करके हार्ड क्वेश्चन सेट करेगा और बना के देगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो ह होता है वो क्या होता है, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी महाप्राण में आएगा, ऊष्म संघर्षी महाप्राण होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अघोष वर्ण कौन कौन होते हैं। अब देखिए, दो अल्प प्राण महाप्राण तो सीख गए, अब घोष अघोष याद रखिए क्या क्या होता है। घोष अघोष ये सब तो सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर लीजिए एक बार। घोष और अघोष क्या होता है, तो पहला और दूसरा ये दोनों हो जाएगा अघोष वर्ण। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो है वो अघोष वर्ण हो जाएगा। अघोष देखिए पहला और दूसरा, जैसे कि क और ख किसके अंतर्गत आएगा, तो अघोष में आएगा। ठीक है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो है जैसे कि ग, घ और अंग, ये दोनों ये हो जाएगा घोष। अब इसको कैसे याद रखेंगे, कौन घोष है कौन अघोष। तो पहला दूसरा तो सीख गए, तो पहला दूसरा अगर है तो वो है क्या, तो देखिए हम गिनती में अगर गिने तो पहला जो है वो नज़दीक है कि नहीं। और वर्ण में भी देखते हैं तो अ पहले ही आ जाता है, और घ तो फिर व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो गया। तो जो पहला और दूसरा है वो दोनों अ से मिला दीजिए, अ से अघोष, और बाकी जो बच गया तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया घोष। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले अ आता है, अ आ इ ई में पहले अ आता है, तो अ से अघोष हो गया और पहला दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया।
अब इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि स्वर वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो स्वर वर्ण जो है, सभी स्वर वर्ण जो होते हैं, सभी स्वर वर्ण किस में आएंगे, तो घोष में आते हैं। सभी स्वर वर्ण किस में आते हैं, सभी स्वर वर्ण जो है वो घोष में होते हैं। ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण की कैटेगरी में अगर बांटे तो सभी स्वर वर्ण जो है वो अल्प प्राण होते हैं। स्वर वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण। अल्प प्राण में होगा स्वर वर्ण। ठीक है। तो इधर तो अल्प प्राण में और घोष अघोष में स्वर वर्ण होता है। ठीक है। इसको अल्प घोष याद रख लीजिए कि स्वर वर्ण क्या होता है, अल्प घोष, यानी घोष और अल्प। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि अभी जो हम लोग पढ़े थे नया, लह रह मह, ये सब किस में आता है, तो ये सब होता है घोष में। नह मह रह, ये सुनकर ही आपका एकदम दिमाग घूम जा रहा है कि नहीं, तो यानी कि महाघोष। महाघोष याद रखिए इसके लिए, यानी कि लह रह मह जो है ये सब महाप्राण है और घोष के अंतर्गत आएगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स किसके अंतर्गत आता है, स होता है क्या, तो स हो जाएगा अघोष के अंतर्गत। ठीक है। चलिए, और बाकी तो वैसे कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन है। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में हम लोग शुरू में ही बांटे थे, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, तो अ, ई और उ जो है वो ह्रस्व स्वर का उच्चारण है। आगे चलते हैं। ह कैसन वर्ण है, ह जो है वो कैसा वर्ण का उच्चारण है, तो उष्म महाप्राण है। ठीक है। हर्ष स्वर क्या है, उष्म महाप्राण। हर्ष हर्ष जो है व्यंजन वर्ण, उसको हम लोग जानते हैं कि वो उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है कि नहीं। उष्म व्यंजन में हिंदी में देखेंगे तो 4 गो रहता है। कौन कौन है, तलावी स है, मूर्धनी स है, दंत स है और ह है। ये चारों जो है वो उष्म व्यंजन में होता है। ठीक है। अब उसमें जो ह है वो उष्म महाप्राण के अंतर्गत आता है। ह को बांटिएगा तो ऐसे ह हो जाएगा। ये दोनों तो खोठा में होता ही नहीं है, स और ह ही होता है। ह में एच आ रहा है, एच वाला हम सिखाए हैं महाप्राण करना है, तो ये हो गया महाप्राण के लिए। तो ह है सो उष्म महाप्राण। अगर पूछा जाएगा उष्म संघर्षी वर्ण, उष्मा संघर्ष लिखा गया है, यह है उष्म संघर्षी। इनमें से कौन उष्म संघर्षी वर्ण कई गो चाल है, खोठा में उष्म संघर्षी के कै गो चाल है, तो उष्म संघर्षी के कै गो प्रकार है, तो बोलेंगे एक है। और एक ठो कौन है, तो यही जो ह है वो है उष्म संघर्षी। ठीक है। आगे चलते हैं कि खोठा में अपन महाप्राण ध्वनि कौन कौन है, तो खोठा का अपन महाप्राण ध्वनि कौन कौन है, अभी सिखाए थे कि लह रह मह जो है वो महाघोष में आता है, यानी कि एक तो महाप्राण हो जाएगा और दूसरा घोष वर्ण हो जाएगा। तो ये कौन कौन, लह रह मह और एक और है, इसमें वो लिखा नहीं रहा था टाइपिंग में, तो र, ये चारों जो है वो खोठा कर अपन महाप्राण ला गए। ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए पूरी तरह से। तो इस तरह से वर्ण जो है वो पूरा हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और हम लोग देखते हैं कि किस वर्ण को कैसे लिखते हैं। जैसे कि अगर इय है, इय, तो इय को कैसे लिखेंगे, तो खोठा में इय का उच्चारण नहीं होता है। इय के जगह पे क्या लिखते हैं, इय तो होता है अंग, इय, ये सब नहीं होता है। तो इय के जगह पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इय को कैसे लिखेंगे, इय के ई के ऊपर चंद्र बिंदु, या फिर इसी को हम लोग कहीं कहीं य के ऊपर भी चंद्र बिंदु के रूप में देखते हैं। किसको, इय को। ठीक है। आगे चलते हैं। खोठा में मूर्धनी न का प्रयोग भी नहीं होता है। मूर्धनी न के लिए हम लोग न का प्रयोग, जैसे कि कारण, कारण है तो कारण की जगह हम लोग लिखते हैं इसको कारण। ठीक है। ये बात है। तो ण का भी प्रयोग नहीं करता है। खोठा में य शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। खोठा में य जो है वो ज में बदल जाता है, या कहीं कहीं आपको ये ए के रूप में भी दिखाई देता है। ठीक है। जैसे कैसे, जैसे अगर हम लोग देखेंगे यज्ञ, क्या है, यज्ञ, ऐसे लिखा था यज्ञ, तो यज्ञ जो है वो बन जाएगा जैग। यज्ञ को क्या बोलते हैं, जैग। यंत्र, यंत्र जो है वो खोठा में जंतर। तो इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है। तो यह जो है वो ज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ए के रूप में कैसे, तो यकीन अगर लिखना है तो हम लोग क्या बोलते हैं खोठा में, यकीन, तोहर पे हमरा यकीन हो। ठीक है।
तो एकीन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। य की तरह ही व का शब्द भी शुरू में व्यवहार नहीं होता है। यह जो है उसका प्रयोग शुरू में तो खोठा में नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि य के साथ साथ कौन सा है, तो व जो है इसका उच्चारण भी शुरू में नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम लोग को वन लिखना है तो वन का उच्चारण नहीं होता, वन के जगह पे हम लोग वन लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी का नाम विनोद है तो खोठा में विनोद तो बोलते ही नहीं है, नाम बिगाड़ के अरे विनोदवा कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विनोद, ठीक है। तो इस तरह से व के जगह पे ब का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे संयोग्या छ जो होता है इस तरह से, तो इसका प्रयोग भी नहीं होता है, इसके जगह पे हम लोग ख का प्रयोग करते हैं, या फिर कहीं कहीं छ लिखा रहता है, ठीक है, या छ लिखाई देगा, तो इस तरह से छ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को क्षमता लिखना है तो क्षमता इस तरह से हम लोग लिखते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पे क्षमता प्रयोग ऐसे होगा ही नहीं। क्षमता के लिए हम लोग कहीं खेमता लिख दिया जाता है। खोठा में क्षमता को क्या बोलते हैं, खेमता। अब स्टोरी जब हम लोग पढ़े हैं जितना कहानी, उसमें खेमता अगर दिखाई देगा, ओकर खेमता से बढ़कर हल, तो अब खेमता का मीनिंग हर जगह पूछते चलिएगा। दरअसल वो खेमता नहीं, वो क्षमता लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोगों को ये परीक्षा लिखना है, परीक्षा, तो परीक्षा इस तरह से अगर हम लोग को लिखना है तो परीक्षा को कैसे लिखेंगे, ठीक है। जब परीक्षा लिखना है तो इसमें परीक्षा के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, तो परी और आधा क और छ, इस छ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी संयोग्य छ जो है इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे पक्ष लिखना है तो पैख लिखेंगे। तो इतना ही सब था। जैसे एक लास्ट बच गया ज्ञ, ज्ञ जो है उसका उच्चारण भी नहीं होता है। ज्ञ के लिए हम लोग गी अ का प्रयोग करते हैं। ज्ञ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गिय का प्रयोग, या फिर ये गिय का प्रयोग भी होगा। गी अ लिखिए या य लिखिए, ठीक है। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान या ज्ञान लिखते हैं, विज्ञान है तो विज्ञान लिखते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आई होप कि ये वर्ण का पहला जो आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं रिवीजन, तो उसमें आपको इतना वर्ण पूरा की तरह से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा। जो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और फिर बिना सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इतना अच्छे से समझाते हैं प्यार से, तो आप लोग भी प्यार से थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइबर जब बढ़ता है, वीडियो पे लाइक बढ़ता है, कमेंट आता है, तो थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर कुछ चैनल में ख़राबी लग रहा है कि ऐसा अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो धन्यवाद।